नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि भारतवर्ष में लगभग हर दूसरे घर में पहुंच चुकी है। जी हाँ, अर्थराइटिस। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे के मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर के यंग ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर विजय तेजा जी। तो आज हम तेजा सर से जानेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है और उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो हमें डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर विजय तेजा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतना समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अर्थराइटिस होता क्या है। देखिए, आर्थराइटिस हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उसकी एक बीमारी रहती है। क्या हड्डियों के बीच में आप कोई भी जॉइंट ले लीजिए, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एल्बो या शोल्डर, हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज जैसी एक परत रहती है, रबर जैसी। आर्थराइटिस में क्या होता है, वो परत खराब होने लग जाती है। उसी कारणवश हड्डियों के बीच में जॉइंट में गैप कम हो जाता है और घुटने आपस में इसमें टकराने लगते हैं। उसी को हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जी, आपने बताया जितने भी हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ये बीमारी जो है होती है। दूसरा सर सवाल ये है दर्शकों का कि ये बीमारी होती क्यों है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। देखिए, बीमारी होने के 4-5 कारण होते हैं। सबसे कॉमन एक कारण है कि ये लाइफस्टाइल, जो हमारे आजकल की जो लाइफस्टाइल सिचुएशन है, मतलब बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज ना करने के कारण ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है, मोटापा आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये एक मेजर कारण देखा गया आजकल। दूसरा कारण ये है कि हमारे जेनेटिक्स में ही है। मान लीजिए हमारे माताजी, पिताजी, भाई बहन को है, तो ये जेनेटिक्स में कंटिन्यू होता जाता है और आर्थराइटिस सिम्टम कभी ना कभी अपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी चोट लगने के कारण भी आर्थराइटिस होता है। मान लीजिए घुटने में या शोल्डर में चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, तो सही से इलाज नहीं कराया तो आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे लोगों में। जैसे सर अभी आपने जेनेटिक्स के बारे में बात करी, तो अभी आज के समय में देखा जा रहा है कि जेनेटिकली काफी सारी बीमारियां जो है, जो अनुमान से जिनको बोलते हैं कि पिताजी में है तो बच्चों में, नाना में, नानी में है तो बच्चों में आ रही हैं, वो देखने को मिल रही हैं। तो अगर मान लो किसी के फैमिली बैकग्राउंड में अगर अर्थराइटिस किसी को है और अभी प्रेजेंट में उस जनरेशन में किसी को नहीं है, तो उनको हो सकती है क्या क्या सावधानियां वो रखें कि जेनेटिकली वो बीमारी उनके पास में ना आ पाए। मैं जैसे आगे मैंने बताया, अगर अपने जीन्स में पहले से ही इसमें है, जेनेटिक्स में अगर पहले से ही अगर आर्थराइटिस के सिम्टम हैं, तो आगे भी आर्थराइटिस होने के चांसेस होंगे ही होंगे। अपन इसको पहले ही अर्ली डिटेक्शन करें। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी को है तो मुझे चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर पहले से ही मैं इसको प्रिकॉशनरी स्टेट में रखूं तो मेरे को सिम्टम्स आने की चांसेस डिले हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं कहूंगा मैं कंप्लीटली इसको रोक पाएंगे, क्योंकि अपन को फेस करना ही पड़ेगा, जेनेटिक्स चेंज नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा सर, ये जो बीमारी है इसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब काफी सारे लोगों को तो उसकी जानकारी भी नहीं है। जिनको है वो बहुत लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है कामकाज की वजह से। तो लोगों का ये सवाल है कि ये अगर किसी को बीमारी है तो उसका इलाज क्या है। इलाज लोग बहुत सर्च करते रहते हैं कि इसका क्या इलाज है, सटीक क्या इलाज है इसका। जैसे कि इलाज किसी भी बीमारी का होता है कि उसका अपन कारण रोकें। जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी बढ़ रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो अपन अपनी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। डाइट में भी बाहर का तेल, चिकना, मसाला खाना थोड़ा कम करें और रेगुलरली एक्सरसाइज, दिन में कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अगर ये सिम्टम्स आते भी हैं तो थोड़ा डिले हो जाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही अपन ये बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसे सर अभी आपने बोला कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है। दूसरा क्या है, मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं जो हेल्थ अवेयरनेस, तो मैं अधिकतर फोकस करता हूँ ग्रामीण परिवेश के लोगों में, क्योंकि मैं काफी सारी जगह जाता रहता हूँ, बहुत दूर दराज एरिया में। वहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है कि उन लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं अर्थराइटिस के, जो तेल मालिश करा रहे हैं, गर्म तेल से मालिश हो रही है। जो मकान बनने में जो ईंट यूज होती है, ईंट को गर्म करके उससे सकाई हो रही है, बर्फ की सकाई, मतलब सारे ताम झाम जितने भी नुस्खे होते हैं देसी, हर तरीके का सारा सब कुछ यूज कर लेते हैं। दूसरा एक घुटनों में इंजेक्शन, जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है उन लोगों को ग्रामीण एरिया में भी वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिसके लिए कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन फ्री वो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर गाइड करिए लोगों को। देखिए, ये सब जो पूर्व काल में चलता था कि बाहर तेल लगा लो या कुछ दवाइयां खा लो, ये सब इंसान को या पेशेंट को एक टेम्पररी रिलीफ भले ही दे सकता है, लेकिन इसका इलाज परमानेंट कभी भी नहीं होता है। आप भी कुछ मान लीजिए दर्द हो रहा है, मूव लगा लेते हैं, 10-15 मिनट के लिए आराम मिलता है, फिर वापस दर्द चालू होता है। तो जब तक अपनी बीमारी को जड़ से नहीं हटाते तब तक इसका कोई
तेल लगाना या मालिश करना कोई इलाज नहीं है। हाँ, दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा आजकल देखी गई है, मरीज कहीं बाहर कोई पेन किलर घुटने में लगा देते हैं। इससे जो डेडेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो लोग नहीं समझते, क्योंकि बहुत बार मेरे पास इतने लोग देखे हैं मैंने जो इन्फेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि बाहर अनएथिकल तरीके से बिना स्टेरिलिटी के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अगर घुटना इन्फेक्ट हो गया तो अपन ना किसी ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं और चीजें डबल से ज्यादा और दिक्कत देने लायक हो जाती है। तो इंजेक्शन वगैरह सिर्फ शॉर्ट टर्म टेम्पररी रिलीफ के लिए हो सकता है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ परमानेंट इलाज नहीं है। और इसके लिए तो मैं स्पेशली लोगों से बोलूंगा कि ये तो इसके लिए तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। सर अभी आपने जस्ट बात करी ऑपरेशन की, तो जो लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो थोड़ा सा अवेयर है सर्जरी से रिलेटेड कि सर्जरी सेफ होती है आजकल कई सारी जगह, कहाँ पे अच्छी सर्जरी होती है, किस डॉक्टर से कराएं, उनको इस बारे में नॉलेज है। लेकिन जो लोग ग्रामीण प्रवेश से हैं वो लोग आज भी ऑपरेशन से डरते हैं। तो घुटना कैसे चेंज होगा, कूला कैसे चेंज होगा, तो वो लोग चलते रहते हैं छड़ी के सहारे और वॉकर के सहारे इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। दूसरा एक पुड़िया, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए, कागज की पुड़िया में क्या मेडिसिन उसमें अंदर है कोई पता नहीं है, पुड़िया बनाकर उन्होंने दे दी कि सुबह दोपहर शाम इसको खाइए, और वो लोग खाते रहते हैं। उनको पता नहीं वो स्टेरॉइड दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, जिससे उनके घुटने बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। मतलब सर्जरी भी अगर होती है तो सर्जरी के लिए भी एक टाइम पीरियड रहता है जिसमें वो सेफ साइड रहती है, तो वो भी निकल जाता होगा। तो थोड़ा सा इस पर गाइड करिए कि लोगों को कब सर्जरी कराना चाहिए और कब जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से यानी दवाइयों से उनको आराम मिल जाए। एक्चुअली सर्जरी, इसका इलाज जो बताया, अर्ली डिटेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर मैं ये बीमारी जल्दी पकड़ में आती है तो फिजियोथेरेपी, कुछ कार्टिलेज सप्लीमेंट्स रहते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये बीमारी को प्रोग्रेस होने से रोका जा सकता है। लेकिन जब आर्थराइटिस के भी 4 स्टेज रहते हैं, 1, 2, 3, 4, जब अपन स्टेज 4 में जा चुके होते हैं, घुटने पूरे खराब हो रखे होते हैं, आपस में चिपक गए होते हैं, तब ये कार्टिलेज वाली दवाइयां काम नहीं करती हैं। तब इस अपने पास ऑपरेशन के अलावा और कोई और ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, लोग भले डरते हैं, लोगों के दिमाग में वहम बैठ रखा है कि अगले चलेंगे क्या अपन, और ये स्थिति गंभीर ना हो जाए। पर आजकल के जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, इम्प्लांट जो हम लगाते हैं और ऑपरेटिंग स्किल्स हैं जो ऑपरेशन सर्जन आपको ऑपरेट करता है, उन सब पे बहुत फर्क पड़ता है। आजकल तो अगले दिन से ही चलाना चालू कर देते हैं, पूरा वजन देख के अगले दिन से चलना चालू कर देते हैं। हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह करना पड़ता है। आप 1 महीने के अंदर बिना दर्द के जो प्रीवियस लाइफस्टाइल आप जीते थे वही लाइफस्टाइल से आप नॉर्मल हो जाते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। जी सर, जैसे अभी आपने फिजियोथेरेपी शब्द का एक अभी जिक्र किया, तो अर्थराइटिस वाले मरीजों में जिनको अर्ली मान लो पता चल गया तुमको अर्थराइटिस है, तो उन लोगों को फिजियोथेरेपी कहाँ तक कारगर है? मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के लिए क्या लगता है, पेट्रोल लगता है। इसमें भी घुटने दर्द से बचने के लिए अपनी जो मसल्स हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, घुटने की इतनी मसल होती है, मसल को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे फिजियोथेरेपी से तो उतना ही अपने घुटने पे लोड कम आएगा और जल्दी रिकवरी होती है। जिनको ऑपरेशन कराते हैं उनको भी, और जिनकी ऑपरेशन जरूरत भी नहीं है, पहले इनिशियल स्टेज है आर्थराइटिस में, वहां फिजियोथेरेपी कराने से जो घुटने में या जॉइंट में इफेक्ट लोड कम आता है, मसल्स पूरा लोड ले लेता है, दर्द भी कम होता है। तो फिजियोथेरेपी का मैं कहूंगा कि सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो अगर पेशेंट ने सही किया तो पेशेंट दर्द से दूर रहते। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, तो लोगों को आप क्या बताना चाहोगे कि अपनी दैनिक जीवन में ऐसी क्या चीजें करें और क्या ऐसी चीजें जो कर रहे हैं उनको अवॉइड करें जिससे वो अर्थराइटिस के शिकार ना? वही है, क्योंकि मैं ये अभी रिसेंट स्टडीज भी आई हैं, स्पेशली कोरोना के बाद आजकल बहुत, पहले तो मानते थे कि अर्थराइटिस मतलब ओल्डर जनरेशन में होता है, मतलब 60-70 उम्र के बाद होता है, पर आजकल ये पूरा ट्रेंड खत्म हो चुका है। आजकल ये भी क्या है कि 40 के बाद में लोगों के घुटने खराब होने लग गए हैं। तो इसका यही है कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट रहें, एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, बाहर का खाना कम करें तो ही अच्छा है, और अपने बॉडी के सारे, पूरी बॉडी फंक्शनल होनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है उसके लिए, उसके से ही आप आर्थराइटिस से दूर रहेंगे। और अगर लगता भी है फैमिली हिस्ट्री में कहीं है तो अर्ली डिटेक्शन, मतलब जल्दी डॉक्टरों को दिखाएं, एक्सरे करवा के, पहले ही बीमारी को पकड़ने से अपने को आराम मिलेगा और बेटर रहेगा। ठीक है सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। दूसरा, कई सारे लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं अर्थराइटिस को लेके, तो क्यों ना सारा मिथ्स वर्सेस फैक्ट, यानी क्या भ्रांति है क्या हकीकत है, इसको थोड़ा सा चर्चा करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लोगों को ये मिथ है कि अर्थराइटिस तो सिर्फ, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि अर्थराइटिस तो सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है। सही बात जी, तो ये टोटली
गलत स्टेटमेंट है। आजकल जैसे मैंने बताया 40 प्लस 40 में भी आर्थराइटिस देखा जा रहा है। ये पुराने दिन की बात है कि पहले होता था, क्योंकि आजकल डिटेक्शन जल्दी होने लग गया है, इसलिए अपने को पता चलने लग गया है कि यंग में भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि बूढ़े लोगों के आर्थराइटिस होता है। दूसरा का भी सर्दी का मौसम भी आने वाला है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर्दी लग गई इसलिए जो है जॉइंट्स में पेन हो रहा है। तो क्या सर्दी का अर्थराइटिस से क्या मतलब लोगों की ये भ्रांति है कि सर्दी की वजह से जॉइंट्स पेन हो रहा है, अर्थराइटिस हमें नहीं है? ये भी बहुत गलत फहमी लोगों की। आप कुछ सोचिए, अपन सर्दी में रहते हैं, सर्दी में जब भी रहता है अपन को थोड़ा सा भी लगता है तो बहुत दर्द होता है। आर्थराइटिस भी ऐसे ही मिमिक करता है। हाँ, पेन थोड़ा ज्यादा होता है, बट सर्दी गर्मी या बरसात से इसमें कोई संबंध नहीं। दूसरा लोगों को ये भ्रांति है कि एक्सरसाइज करने से अर्थराइटिस हो जाती है, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे या हैवी वेट उठाएंगे तो कार्टिलेज में इफेक्ट आता है, अर्थराइटिस जो होने के चांस ज्यादा बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। कुछ लोगों को भ्रांतियां है। ये भी गलत फहमी। देखिए, एक्सरसाइज बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरह तरह के एक्सरसाइज होते हैं। ऐसे एक्सरसाइज जो घुटने पे लोड ले रहे हैं, मतलब स्क्वाटिंग जैसे किया जाता है, लोग नीचे उठक बैठक लगाते हैं, हाँ उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन रेगुलर वॉकिंग में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, अलग प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के वाया करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लोड लेने वाले एक्सरसाइज में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वेरियस एक्सरसाइजेस में नहीं दिक्कत आती। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और उनको दर्द आने लगा, जॉइंट्स में पेन आने लगा, तो वो लोग रिलैक्स मोड पर चले जाते हैं, बिल्कुल यानी आराम करने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस पे आप बताइए। एक्सरसाइज जब भी इंसान स्टार्ट करता है, इनिशियल कुछ दिनों में उसको दर्द होता ही है, तो अपने को वो पीरियड निकाल के रेगुलर कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने से ही आराम मिलेगा। 10-15 दिन, एक हफ्ता करने से कुछ मतलब नहीं होगा। इसकी पक्का गारंटीड बात है कि जितना फिजियोथेरेपी करेंगे आपको उतना आराम मिलेगा। अब बात करते हैं दादी और नानी के नुस्खों की। गांव में आज भी यही सारी भ्रांतियां है कि एलोवेरा लगा लो, प्याज को ऐसे कुचल के और सेक के उसको लगा लो, कपड़े बांध लो, मतलब घरेलू नुस्खों से अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी का एडवाइस कर देंगे। पहले के सब जो भी कामकाज पहले के होते थे, ये सब अभी भी मैं मानता हूँ गांव ग्रामीण एरिया में चलता है, लेकिन सही टाइम पे डिटेक्शन, सही डॉक्टर के पास जाने से, सही इलाज होने से ही इसका परमानेंट क्योर है। इन सबसे टेम्पररी क्योर से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा, एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कि आजकल रोबोटिक के थ्रू भी होने लगी है, तो कई मतलब काफी बहुत प्रचलन में हुई, लोगों को बहुत आराम भी है, मतलब उनकी एक नई लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज भी लोग उससे डरते हैं, नी सर्जरी नहीं कराना चाहिए, उनको मिथ है अभी ये कि घुटने में नहीं बदलवाना चाहिए, बस वो गाँव में इंजेक्शन लगवाते हैं। जी, 5 साल पहले तक मैं मानता हूँ इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल एक बेसिक सी सर्जरी हो गई है, 1.5-2 घंटे की सर्जरी होती है, अगले दिन से ही अब चलना फिरना चालू हो जाते हैं, दवाएं भी मिनिमल लगती हैं, फिजियोथेरेपी थोड़ी दिन करनी पड़ती है, पर इंसान को जो घुटने का दर्द होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। और आजकल अच्छे इम्प्लांट्स में आने लगे हैं, जो बाहर से आते हैं इम्प्लांट, उससे ईजियर हो गया है सर्जन के लिए भी काम करना, और बिल्कुल सेफ सर्जरी है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एक और मिथ है लोगों को भी, अगर अर्थराइटिस उनको हो गया तो अब उसका कोई इलाज नहीं है, केवल पेन किलर आप खाते रहो और चलते रहो, ये उनको मिथ है। ग्रामीण एरिया में आप भी काफी सारे लोग यही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। पेन किलर्स, फिर वही बता रहा हूँ, टेम्पररी रिलीफ जरूर देंगे, लेकिन पेन किलर कोई इंसान लंबे समय तक भी नहीं खा सकता। किडनी लिवर कभी ना कभी जवाब दे देगी, तब थिंग्स और कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। जब आर्थराइटिस का इतना अच्छा उपाय है हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फाइनल स्टेज में, तब वो उससे ईजियर हो जाता है पेशेंट के लिए भी। पेन किलर एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन यही है कि अच्छा इलाज लिया जाए, हिप नी रिप्लेसमेंट करवा के अगले दिन से चलना फिरना चालू, पेन किलर की पूरा यूज बंद हो जाता है उसके बाद। और दर्शकों, मुझे लगता है आपके जो भी भ्रम थे, जो भी आपके मिथ थे, वो दूर हुए होंगे इस पूरे कन्वर्सेशन में, और जो भी आपकी अर्थराइटिस से जुड़ी मतलब प्रश्न होंगे संभावित है, जो परेशानी होंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिला होगा सर से। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा सर, अब हम अपना ये हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट जो है समापन की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, मतलब इसका ये पूरा भी जो वार्तालाप हुआ इसका क्या कंक्लूजन आप शॉर्ट में बताना चाहोगे लोगों को कि क्या वो करें जिससे इस बीमारी से वो बचे रहें? नहीं, मैं तो काफी संतुष्ट आपके इस पॉडकास्ट से। एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा दिक्कतें क्या। ये ऐसे सवाल रहते हैं कि इंसान के दिमाग में चलता रहता है पर किसी से पूछ नहीं पाता। कम से कम ये चीजें लोगों तक जाएंगी और आप भी बेझिझक अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका ओपन में बात करें कि क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और इलाज सही तरीके से सही टाइम पे कराएंगे तो सब खुश रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, सबका किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए एक विशेष समय निकाला और उनको जागरूक किया। आशा करता हूँ ऐसे ही आगे फिर आप जो है जानकारी में मुहैया कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।